जय हिंद। आप सभी को ट्रक्की एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं? क्या हालचाल है सभी के? सब बढ़िया। पिछली क्लासेस में हमने शुरू किया था जनरल नॉलेज के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट वाले पॉइंट्स हमने किए थे, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम शुरू करने वाले हैं क्या उसके आगे के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो अब हम शुरू करने वाले हैं। आपने पढ़े कि नहीं पढ़े? पिछले जो पॉइंट्स थे वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको और अच्छे से आपको समझा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी चीज़ें थी, इमारतें वगैरह, खोजकर्ता वगैरह, सारी चीज़ें हमने कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य प्रश्नों की तरफ या कुछ और पॉइंट्स की तरफ। तो अगला जो पॉइंट है वो है पुराणों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट वाला पॉइंट है आपका वो क्या है? पुराणों की संख्या पूछी जाती है एग्जाम में कि कितनी होती है। पुराणों की संख्या, कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण होते हैं। कितने होते हैं? 18। ऐसे ही उपनिषदों की संख्या भी पूछी जा सकती है। उपनिषदों की संख्या, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? उपनिषदों की संख्या होती है 108। 108। इसके बाद में वेदों की संख्या पूछी जाती है। वेदों और वेदांगों की संख्या, वेदों और वेदांगों की संख्या। वेदों और वेदांगों की संख्या होती है कितनी? वेद होते हैं 4 व वेदांग होते हैं 6। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, ठीक है, ये सबसे प्राचीन है। उसके बाद है पुराणों के रचयिता कौन है, जिसने सभी प्रकार के पुराण लिखे हैं। तो पुराणों के रचयिता, पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उग्र श्रवा। लोमहर्ष व उग्र श्रवा, ये पुराणों के रचयिता हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं पुराणों की संख्या। पुराणों की संख्या होती है 18। उपनिषदों की संख्या होती है 108। वेदों की संख्या होती है 4। वेदांगों की संख्या होती है 6। वेद कौन कौन से होते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, और सबसे नवीनतम वेद जो है वो अथर्ववेद है। संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, और यज्ञ साथ ही साथ पशु बलियों का जिसमें वर्णन दे रखा है वो यजुर्वेद कहलाता है। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पुराणों की संख्या हो गई, सबसे पुराना पुराण भी हो गया है सबसे प्राचीन, और पुराणों के जो रचयिता हैं वो कौन है? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। पुराणों की रचना कब हुई है? पुराणों की रचना कब हुई? यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है पॉइंट। पुराणों की रचना हुई है गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल, जिसे इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त काल, सबसे स्वर्णिम काल कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है, भारत के इतिहास का अगर स्वर्ण काल है या प्राचीन भारत के इतिहास का जो स्वर्ण काल होता है वो कौन सा होता है? गुप्त काल। लेकिन अगर मध्यकालीन भारत की बात आती है कि मध्यकालीन भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मुगल साम्राज्य को। और कहे जाने का अर्थ
तात्पर्य क्यों है ये ऐसा कि इसी को स्वर्णकाल कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन, सर्वाधिक मूर्तियों का प्रचलन, सर्वाधिक अभिलेखों, शिलालेखों, इन सभी का जो वर्णन है या निर्माण है जो, वो किसके अंतर्गत किया गया है? गुप्त काल के अंतर्गत किया गया है प्राचीन भारत में। और ऐसे ही मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत किया गया, कई सारी इमारतों का, दरवाजों का, मीनारों का निर्माण करवाया गया। इसीलिए मध्यकालीन भारत का जो स्वर्ण काल कहलाता है वो मुगल साम्राज्य कहलाता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य, क्योंकि मुगलों ने ही सबसे ज्यादा निर्माणाधीन कार्य करवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? यह भी कई बार पूछा गया है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? ये था अल-बरूनी। ठीक है, कौन था? अल-बरूनी था, जिसने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। इसके बाद बात आती है कि जो उपनिषद है उसकी विषय वस्तु क्या होती है? उपनिषद की विषय वस्तु, उपनिषद की विषय वस्तु, उपनिषद किस विषय पर आधारित है वो पूछा गया है, तो वो क्या होता है? दर्शन का। ठीक है, उपनिषद में किसका निर्माण है या किसके बारे में जानकारी है? तो दर्शन ज्ञान की जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये है कर्म कांड पर। ठीक है, जितने भी प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कर्म के आधार पर बने गए हैं या कर्म कांड के आधार पर बने गए हैं। तो ये किससे संबंधित है? कर्म कांड से संबंधित है। ठीक है, कर्म कांड से संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जो ऋग्वेदिक काल में लिखा गया है। ऋग्वेद किस काल में लिखा गया है? तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है। ठीक है, और ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं होती है? तो इसके अंतर्गत 10,462 ऋचाएं होती है, ऋचाएं हैं, और 1028 इसमें सूक्तियां हैं, 1028 सूक्तियां। और इसमें मंडल कितने हैं? तो 10 इसमें मंडल होते हैं। ठीक है, 10 इसमें मंडल है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है होत्र। होत्र कहा जाता है ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ऋग्वेद के अंतर्गत कितनी ऋचाएं होती है? 10,462 इसमें ऋचाएं होती है, 1028 इसमें सूक्तियां होती है, और केवल 10 इसमें मंडल होते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद कब हुई? किस सभ्यता के अंतर्गत इसकी रचना हुई है? ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत इसकी रचना हुई है। और इसको पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं? होत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। फिर ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे गद्य व पद्य वाला वेद कौन सा है? जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है वो है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है इसको पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है उद्रात्र। क्या कहा जाता है? उद्रात्र कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है अध्वर्यु, उद्रात्र नहीं, अध्वर्यु कहा जाता है।
ठीक है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि अध्वर्यु कहलाते हैं, अध्वर्यु, और सामवेद को पढ़ने वाले कहलाते हैं उद्रात्र। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये भी पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये संबंधित है यजुर्वेद से। मैंने यहां पर यजुर लिख दिया है, यजुर्वेद आएगा, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। इसके बाद बात आती है कि तंत्र मंत्र से संबंधित वेद कौन सा है? तंत्र मंत्र, या आपसे पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित वेद कौन सा है? संबंधित वेद कौन सा है? ये है अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद जो है ये तंत्र मंत्र विद्या, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, आयुर्वेद, इन सबसे संबंधित है क्या? अथर्ववेद। ठीक है, सबसे संबंधित है अथर्ववेद। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? सबसे नवीनतम वेद, सबसे नवीनतम वेद भी कौन सा है? अथर्ववेद, अथर्ववेद। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं? अथर्ववेद के पढ़ने वाले ऋषि कहलाते हैं ब्रह्मा। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? कौन सा वेद है भारतीय संगीत का जनक? सामवेद है, सामवेद। सामवेद में साम का अर्थ होता है सात सुर, अर्थात जिस वेद में सात सुरों का उल्लेख होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है सामवेद। आपने सात सुर शायद पढ़े होंगे या सुने होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो ये जो सात सुर होते हैं, ये सात सुरों का उल्लेख कहाँ पर है? सामवेद में है। इसीलिए संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है ऋग्वेद से, ऋग्वेद। और सारा क्लीन हो। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का निर्माण किसने किया है? ऋषि विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र का निर्माण किया है, विश्वामित्र ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है, गायत्री मंत्र आपने सुना ही होगा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो है गायत्री मंत्र होता है और इसका निर्माण क्या है? विश्वामित्र ने, और इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद के अंतर्गत ही गायत्री मंत्र का निर्माण किया गया है, या इसे लिया गया है तीसरे मंडल से। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? समर्पित है, ये है सवित्री
सूर्यदेव, सूर्यदेव सवित्री को, सवित्री है पर सावित्री लिखा हुआ है अधिकतर किताबों में, पर वो असल में सवित्री है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गोत्र शब्द का उल्लेख, गोत्र, गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है। इस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही है गोत्र शब्द का उल्लेख। गोत्र जो हम बोलते हैं ना, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आता है कि बताइए आपका गोत्र क्या है, गोत्र यानी कि सरनेम जो भी है वो क्या है, तो वो कहाँ से लिया गया है? वो अथर्ववेद से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? भागवत धर्म के प्रवर्तक, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण। भगवत गीता आपने सुनी है? भगवत गीता में श्री कृष्ण के ही उपदेशों का वर्णन है। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन हुए? श्री कृष्ण। भागवत गीता बहुत सारे लोगों को पता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की है? भक्ति आंदोलन की शुरुआत, भक्ति आंदोलन की शुरुआत, भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई है अलवर संतों ने, अलवार संतों ने। किसने की है? अलवार संतों ने। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की है अलवार संतों ने। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें प्लीज़ पढ़िएगा ताकि आपकी एग्ज़ाम के लिए आपको मदद मिले। बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें आप इन पॉइंट्स को। अगर आपने पढ़ लिया तो हो सकता है आपकी एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी मदद मिल जाए, इसलिए बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। किसी भी टाइप की एग्ज़ाम हो, खासकर आर्मी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो बिल्कुल भी इनको नज़रअंदाज ना करें आप। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? अभी मैंने बताया आपको वैदिक सभ्यता। ठीक है। और वैदिक सभ्यता ना हो ऑप्शन में तो आप क्या लगा सकते हैं? ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद भी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही लिखा गया है। या तो ऑप्शन में होगा वैदिक सभ्यता या फिर ऑप्शन में होगा ऋग्वेद, दोनों ही सही है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। बाय ऑप्शन अगर सभ्यता पूछा गया है, बाय ऑप्शन अगर सभ्यता पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या बताना है? वैदिक सभ्यता। लेकिन वेद के हिसाब से अगर पूछा गया है, वेदों के आधार पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको क्या बताना है? ऋग्वेद बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी, सबसे ज्यादा जिस नदी का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी पाकिस्तान से बहती है। ठीक है। पाकिस्तान में बहती है सिंधु नदी। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ का पानी रोक दिया है। पहले भी रोका गया था और अब फिर से रोक दिया गया है, पहलगाम हत्याकांड के बाद से। ठीक है। पहलगाम हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से प्रधानमंत्री जी ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया है। पाकिस्तान के लोगों तक वहाँ का पानी नहीं पहुँच पाएगा अब। तो सिंधु नदी जो है ये पाकिस्तान में प्रवाहित होती है।
और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का। ठीक है, पहले जो विदेशी लोग आते थे भारत पर आक्रमण करते थे वो सिंधु नदी से ही होते हुए आते थे। पहले कोई सड़क वगैरह नहीं थी, ना ही कोई एरोप्लेन वगैरह थे। क्या था, एकमात्र जो रास्ता था वो जल मार्ग ही था। जल मार्ग, जहाज नाव वगैरह से ही वो लोग आते थे। जहाज भी अब बने हैं वो नाव के माध्यम से ही आते थे ज़्यादातर लोग। तो वो सिंधु नदी की तरफ से ही आक्रमण किया करते थे भारत पर। पाकिस्तान भी पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। खैर अब तो आज़ादी की लड़ाई के बाद अलग अलग हो गए हैं पाकिस्तान और भारत, तो सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में ही बहती है। नेक्स्ट है, सबसे पवित्र नदी कौन सी होती है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी किसको माना गया था ऋग्वेद में? सरस्वती को। ठीक है, सरस्वती नदी। हम एक एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता ली है, उसके बाद हम वेद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख रहे हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से थे? इंद्र थे, जिनको पुरंदर भी कहा जाता था। इंद्र, देवता इंद्र, जिनको पुरंदर भी कहा जाता था। काफ़ी गर्मी बढ़ गई है अब। कल परसों तक तो ठंडा मौसम था, लेकिन अब फिर से गर्मियाँ बढ़ चुकी है। पहले ही मौसम विभाग ने घोषणा कर दी थी कि 14 मई तक मौसम मतलब हल्की बारिश होने की संभावना है, और उसके बाद फिर से गर्मी बढ़ सकती है, उमस बढ़ सकती है। तो वही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हम। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित देवता हो गए हैं इंद्र। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है? ऋग्वेद में सबसे नवीनतम मंडल, नवीनतम मंडल कौन सा था? 10वां मंडल। 10वें मंडल को सबसे नवीन मंडल कहा जाता है। और 10वें मंडल में क्या है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था मतलब जाति के आधार पर वर्णों को रखा गया है। जाति के आधार पर, जैसे सबसे पहला वर्ण क्या है? ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और उसके बाद रखा गया है शूद्र को। तो ये 4 प्रकार से जाति के आधार पर लोगों को यहाँ पर विभाजित किया गया है, वर्ण व्यवस्था बताई गई है। ठीक है, 4 प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी। 10वें मंडल में सर्वोपरि रखा है ब्राह्मण को। ठीक है, पुराने लोग कहते थे कि ब्राह्मण लोग बहुत ज्ञानी हुआ करते हैं, इसीलिए अपने सिर पर किसको रखा जाता है? ब्राह्मण को। क्षत्रिय लोग, जिनकी भुजाएं काफ़ी मजबूत होती है और जो युद्ध में अपनी युद्ध नीति बताते हैं, युद्ध कला बताते हैं, तो इसीलिए दूसरे यहाँ कंधों पर रखा गया है क्षत्रिय को। वैश्य, जिसको हम जैसे कि जैन बनिया वगैरह होते हैं, ये लोगों का पेट काफ़ी निकला होता है, तो उदर के माध्यम से इनकी पहचान होती है वैश्य की। और शूद्रों को रखा गया है पैरों में, जो निचली जाति के लोग हुआ करते हैं, SC ST कैटेगरी जिसमें आती है, उनको रखा गया है पैरों में ऋग्वेद की वर्ण व्यवस्था के अनुसार। ठीक है, खैर अब तो शिक्षा का अधिकार मिल गया है, तो शिक्षा के हिसाब से या जो भी हमारा संविधान है, संविधान के हिसाब से सभी लोग समान माने गए हैं। पर कई जगह पर आज भी ये जातिगत भेदभाव होते रहते हैं। खैर वो जिन लोगों की सोच छोटी होती है वो लोग ऐसा कर लेते हैं, बाकी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। वर्णों के हिसाब से या जाति के हिसाब से डिवाइड करना ये इंसान का ही दिमाग है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था में जैसा कि ऋग्वेद में बताया गया, मैं बस केवल आपको वही पढ़ा रही हूँ, बाकी मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, ना ही इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ, कि मेरे लिए सब एक समान होते हैं और मैं हर व्यक्ति के साथ में घुल मिल भी जाती हूँ। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण रखे गए हैं 10वें मंडल में। और इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था है कि सबसे पहले रखा गया है ब्राह्मण को पहले नंबर पे रखा गया ब्राह्मण, दूसरे पे रखा गया क्षत्रिय, तीसरे को वैश्य और चौथे नंबर पे रखा गया शूद्रों को।
शूद्र अगर अपना कार्य नहीं करेंगे तो बाकी के 3 जो लोग हैं, 3 जाति के लोग, वो घबरा जाएंगे भैया। इसलिए मेरे हिसाब से तो सब बराबर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो उपनिषद होते हैं, ठीक है, उपनिषद, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, ये हमारा राष्ट्रीय स्लोगन है, राष्ट्रीय नारा है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है लिया गया है? आप ऐसा लिख लीजिए, सत्यमेव जयते लिया गया है, लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। या तो आप इसको एकदम एज इट इज साथ साथ लिख लो, या आप मुंडको लिख दो, मुंडक और फिर उपनिषद लिख दीजिए तो भी सही है। ठीक है, मुंडक प्लस उपनिषद या मुंडकोपनिषद दोनों ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्राचीन विधि के निर्माता कौन है? प्राचीन विधि के निर्माता, प्राचीन विधि के निर्माता ये हैं मनु, महर्षि मनु। मनुस्मृति आपने पढ़ी होगी शायद, मनु। ठीक है, महर्षि मनु हैं जो कि प्राचीन विधि के निर्माता हैं। प्राचीन विधि के निर्माता कौन है? मनु। और मनुस्मृति के जनक भी कौन है? मनु ही है, मनुस्मृति। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? अभी मैंने बताया आपको कौन सी है सबसे प्राचीन स्मृति, वो है मनुस्मृति। कौन सी है सबसे प्राचीन? मनुस्मृति, मनुस्मृति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पुस्तक मिताक्षरा के लेखक है। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? मिताक्षरा पुस्तक के लेखक, वो लेखक है विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। ये आर्मी की एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये बड़ी लेवल वाली एग्जामों में पूछा गया है, विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट, महाभारत का अन्य नाम, महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का अन्य नाम जय संहिता, जय संहिता। ठीक है, जय संहिता जो है ये महाभारत का अन्य नाम है। तो ये इतने पॉइंट्स हो चुके हैं आज के। आगे और पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ेंगे, पर अगली क्लास में बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद ही आप लोगों ने पिछले पॉइंट्स भी कर पाए होंगे। आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को नोट कीजिए और इन्हें बार बार रीड कीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ें दिमाग में सेट नहीं हो पाती है। ठीक है, अगर कोई बच्चा सोचता है कि मैंने आज ये टॉपिक याद कर लिया, बस मुझे याद हो गया, उसको फिर छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होता है। फिर वो जब याद किया होगा तभी याद होगा, उसके बाद वो भूल जाते हैं। 1-2 दिन होंगे या 2 से 3 दिन होंगे, उसके बाद हर बच्चा उन चीज़ों को भूल जाता है।
तो थ्योरी ऐसी चीज़ें होती है थ्योरी वाली कि उन्हें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मान लो आज आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, कल दूसरा पढ़ा, तो जो पिछला आपने पढ़ा था उसको भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें आपकी पूरी माइंड में सेट हो पाएंगी, तब जाके एग्जाम में क्लियर होगी। क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, कुछ को 2-3 साल लग जाते हैं चीज़ों को समझने में। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको 2-3 साल लगे, आप एक बार एग्ज़ाम दें और आपका एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए हम इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले पॉइंट्स लेकर आए ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ें। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के साइंस के भी क्वेश्चन लेकर आए ताकि आप उन्हें भी पढ़िए और आपका सिलेक्शन एक बार में ही हो। क्योंकि ट्रिकी कंपटीशन क्लासेस में हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाता है। बस ये बात अलग है कि बच्चे उसको ज़्यादा देखते नहीं होंगे, शायद ये सोचते होंगे कि शायद छोटा चैनल है या ज़्यादा उस पर भी कमेंट वगैरह नहीं होते हैं, लाइक्स वगैरह नहीं होती है ज़्यादा, इसलिए शायद नहीं देख पाते होंगे। पर जो लोग देखते हैं, जो डेली क्लासेस देखते हैं, उन लोगों को पता है कि यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि एक बार में ही आपकी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ठीक है, तो जुड़े रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।